यू ऑल आर वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं आपके मैथ्स यानी ज्योमेट्री का सर्कल चैप्टर का सेकंड यानी प्रैक्टिस सेट 3.2 हम लोग सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 3.2। ठीक, प्रैक्टिस सेट 3.2 को सीखने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा जो टचिंग सर्कल नाम के कंसेप्ट से रिलेटेड है। टचिंग सर्कल्स, बेटा सर्कल एक दूसरे को दो प्रकार से टच कर सकते हैं। एक तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, बेटा ये क्या है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, और ये क्या है इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ठीक, दोनों सर्कल्स आपस में एक दूसरे को एक ही पॉइंट टच करते हैं, और अगर वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दे आर इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ठीक है बेटा, अब दो सर्कल्स की बात है, इसका मतलब दो सेंटर्स हुए। पहले वाले सर्कल का सेंटर अलग, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर अलग। उसी प्रकार से इस केस में इंटरनली टचिंग सर्कल्स में भी दो सेंटर्स है, बड़े सर्कल का अपना एक सेंटर और छोटे सर्कल का अपना एक सेंटर। ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे इफ सर्कल्स टच एक्सटर्नली तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और यहां पर भी अगर आपको पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर कोई आपको कहे, अगर एक्सटर्नली की बात करो तो मान लीजिए बिगर सर्कल के रेडियस को R1 कहेंगे और स्मॉलर सर्कल के रेडियस को R2 कहेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स क्या होगा बेटा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के सेंटर्स। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को माना जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, अब these are the two circles which are internally touching circles. These are the two circles which are internally touching circles and distance, see ये बड़े सर्कल का रेडियस, ये छोटे सर्कल का रेडियस। ठीक है बेटा, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली समझ लो, ये बड़े सर्कल का रेडियस मान लीजिए है R1 और छोटे सर्कल का रेडियस मान लीजिए कितना है R2। हमको पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर centers. So in case of internally touching circles, distance between their center will be greater radius minus smaller radius। मान लीजिए ग्रेटर रेडियस, अगर रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल अगर R1 है और स्मॉलर सर्कल का रेडियस R2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स विल बी R1 माइनस R2। इतना होगा बेटा R1 माइनस R2। बोलने का तात्पर्य ये है, यहां पर लिख देता हूं, ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है और ये इंटरनली टचिंग सर्कल्स है। इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ठीक, तो पहले केस में क्या है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी R1 प्लस R2, और अगर सर्कल इंटरनली टच करते हो एक दूसरे को तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। दैट इज इफ ग्रेटर रेडियस इज R1 देन इट विल बी R1 माइनस R2। ठीक है बेटा, इंटरनली टचिंग सर्कल्स के लिए ये फॉर्मूला है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला है। क्या फाइंड करने, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये बेसिक पार्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 फ्रेंड्स। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट
2 बेटा। ठीक, उसमें जो सबसे पहला सवाल है वहां पर आपको दो रेडाई दिए गए हैं। मान लीजिए बड़े रेडियस को हमने कहा है R1 जो है 4.8 और छोटे रेडियस को हमने कहा है R2 जो है 3.5 बेटा। ठीक, आपको कहा गया है कि वी नो दैट सर्कल्स टच इंटरनली, सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली। और बेटा मैंने जस्ट अभी आपको सिखाया कि अगर सर्कल्स इंटरनली टच करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। ठीक है बेटा, अब मुझे कहिए इंटरनली टचिंग सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ग्रेटर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। क्योंकि सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। ठीक, अब मुझे कहिए बड़े रेडियस को हमने नाम दिया है R1, छोटे वाले को हमने नाम दिया है R2। ठीक है बेटा, अब मुझे कहिए R1 कितना है 4.8 और R2 कितना है 3.5। ठीक है बेटा, और इसका अगर आप डिफरेंस लेते हो 4.8 माइनस 3.5 तो वो आता है 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एंड दिस इज हाउ हमने डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी 1.3 सेंटीमीटर। ये आपका जवाब है। अब हम सॉल्व करेंगे आपका सेकंड क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन बेटा। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या कहा है कि एक रेडियस, पहले सर्कल का रेडियस है 5.5, दूसरे सर्कल का रेडियस है 4.2। ठीक है बेटा, दोनों सर्कल के रेडाई आपको दिए गए हैं और हमको कहा गया है कि वी नो दैट सर्कल्स टच एक्सटर्नली, सर्कल्स टच एक्सटर्नली बेटा, और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स के लिए डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक, प्लस R2 क्योंकि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है। ठीक, नाउ R1 विल बी 5.5 प्लस R2 विल बी 4.2 बेटा, 4.2, और इनको ऐड करो तो आंसर मिलता है 9.7 सेंटीमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ हमने आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का थर्ड क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। क्या कहा गया है? दो रेडाई आपको दिए गए हैं। पहले सर्कल का रेडाई है 4 सेंटीमीटर, सेकेंड सर्कल का रेडाई है 2.8 सेंटीमीटर, और आपको कहा गया है कि दो केसेस को प्लॉट करिए। यानी क्या? पहले केस में दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टचिंग दिखाइए और दूसरे केस में दोनों सर्कल्स को इंटरनली टचिंग ड्रॉ करिए। ठीक, तो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल को आप कैसा शो करोगे? बड़े सर्कल का रेडाई है 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडाई है 2.8 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से दिखाओगे फ्रेंड्स। ठीक, बड़ा रेडाई 4 सेंटीमीटर, इधर से छोटा रेडाई 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब इंटरनली टचिंग सर्कल्स के लिए भी रेडियस तो सेम है। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो बेटा, तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना कहा गया है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इतना डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? पूरा यहां से लेकर यहां तक बड़े सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और अगर आप छोटे सर्कल का बात करते हो तो छोटे सर्कल का रेडियस होगा 2.8 सेंटीमीटर। ये छोटे सर्कल का रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर और ये यहां से पूरा बड़े सर्कल का रेडियस है जो है 4 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ हमने दोनों भी केसेस को, ये है एक्सटर्नली, यहां पर लिख दीजिए एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। ठीक, और यहां पर लिखोगे आप इंटरनली टचिंग सर्कल्स। ठीक है बेटा, पहले केस में देखिए दोनों भी तरफ रेडियस सेम है, बस ये केस था एक्सटर्नली टचिंग सर्कल वाला और ये केस था इंटरनली टचिंग सर्कल वाला। ठीक,
अगर आपसे पूछते कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो यहां पर आप क्योंकि एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स है तो रेडाई का सम करोगे, यानी वो होगा 4 + 2.8 यानी होगा 6.8 सेंटीमीटर। और यहां पर आप डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स अगर आपसे पूछा गया तो आप करोगे R1 - R2, बड़ा है 4 माइनस छोटा है 2.8 यानी आपको मिलता है 1.2 सेंटीमीटर। बेटा क्या मिलता है आपको? 1.2 सेंटीमीटर डिफरेंस मिलता है। That will be the distance between the centers of internally touching circles and this will be the distance between the centers of externally touching circles। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ हमने आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। एंड अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। पहले फोर्थ सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको 3 सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें सबसे पहले वाले में आपको प्रूव करना है कि AP इज पैरेलल टू BQ। ये आपको प्रूव करना है AP इज पैरेलल टू BQ। ठीक है बेटा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो मैं करने जा रहा हूं उसको आप प्लीज ध्यान से देखिए। मैं सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं APR। ठीक, मैं लिखता हूं बेटा इन ट्रायंगल APR। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल का अगर आप बात करते हो तो मैं कहूंगा, सबसे पहले मैं कहूंगा सेग PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PR। क्या कहा बेटा मैंने? सेग PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PR। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा दोनों जो है रेडाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। क्या कहा मैंने? सेग PA इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग PR। व्हाई? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। और बेटा अगर इस ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं APR की बात कर रहा हूं एंड देयरफॉर आई कैन से दैट क्योंकि ये दो साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा PA के अपोजिट एंगल कौन सा है? साइड PA के अपोजिट जो एंगल है वो ये है। तो मैं कहूंगा देयरफॉर एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंट, PRA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PAR, एंगल PAR। क्या कहा बेटा मैंने? देखिए जो दो साइड कॉन्ग्रुएंट है उनके अपोजिट रहने वाले दोनों एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए एज पर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक, तो PA के अपोजिट एंगल है PRA और PR के अपोजिट एंगल है PAR। तो दोनों भी एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। रीजन है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लीज आप उसको अच्छे से लिखिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PRA। ठीक है बेटा, मान लीजिए मैंने इसको कहा है स्टेटमेंट नंबर 1। क्या कहेंगे इसको बेटा? स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक, अब उसी प्रकार से जैसे हमने PAR का बात किया वैसे हम लोग QBR का बात करेंगे बेटा। कौन सा? QBR। अब दूसरे ट्रायंगल की अगर बात करें तो इन ट्रायंगल QBR ध्यान से अगर आप देखते हो तो QB इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, QB इज कॉन्ग्रुएंट टू QR, सेग QB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग QR। क्यों बेटा? ये दोनों साइड्स क्यों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे को? दे आर रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है बेटा। ठीक, और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों साइड से एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब ट्रायंगल QBR भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो दो साइड आपस में एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है उनके अपोजिट रहने वाले एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एंड देयरफॉर बेटा मैं कहना चाहूंगा देयरफॉर एंगल
अगर कहूंगा क्यू आर बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, ठीक है बेटा, इसको बॉक्स कर लिया मैंने। क्यू आर बी शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू बी आर। क्यू बेटा अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आईटीटी यानी मैंने लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, और ये वाले बॉक्स को मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है बेटा, ये था स्टेटमेंट नंबर 1 और ये है स्टेटमेंट नंबर 2। क्या किया हम लोगों ने अभी तक, ऊपर वाले ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट थे तो उनके अपोजिट दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हुए, उनको दिया स्टेटमेंट नंबर 1। नीचे वाले ट्रायंगल में भी दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और क्योंकि दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट रहने वाले एंगल्स भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और वो कौन है, क्यू आर बी और क्यू बी आर, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसे मैंने कहा स्टेटमेंट नंबर 2। यहां तक तो ठीक था बेटा, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिए, एंगल पी आर ए बट एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। बेटा मैंने ये दो एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, क्यू पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी, एंड रीजन इसका क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और ये दोनों एंगल्स तो नेचुरली एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट थे ही। इसे मैंने कहा स्टेटमेंट नंबर 3। क्या कहा बेटा मैंने, स्टेटमेंट नंबर 3 कहा। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अगर आप कंपेयर करते हो, पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी, बट यहां पर पी आर ए किसको कॉन्ग्रुएंट है, पी ए आर को, यहां पर क्यू आर बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, क्यू बी आर को। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अगर मैं लिखूं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अगर तीनों को आप कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा पी आर ए क्यू आर बी को अगर कॉन्ग्रुएंट है तो पी ए आर क्यू बी आर को कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, एंड देयरफॉर मैं लिखूंगा एंगल पी ए आर शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर। ठीक है बेटा, एंगल पी ए आर यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल को कॉन्ग्रुएंट हुआ, और अगर आप दोनों को पी ए आर को और क्यू बी आर को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। बेटा ध्यान से देखिए, मैं आपको लिखकर यहां पर निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये है Q, ये है B, ठीक है बेटा, ये है R, ये है A और ये है P। हमने अभी क्या प्रूव किया कि एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर। ठीक है बेटा, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर। इसी का मतलब अगर आपने इसको देखा है तो हमने अल्टरनेट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाया, और इसी को अगर आप ध्यान से समझते हो तो हम लोग हमारा पहला प्रूव जो करना था वो कर रहे हैं। देयरफॉर सेग एपी शुड बी पैरेलल, देयरफॉर सेग एपी शुड बी पैरेलल टू सेग क्यूबी या बीक्यू, जो भी कहा गया है, और इसका रीजन है अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट के मुताबिक अगर दो अल्टरनेट एंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं तो उनसे रिलेटेड जो दो लाइंस है वो आपस में एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए बेटा। और ये था हमारा सबसे पहला प्रूफ। आई होप आपने ये पूरा पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम सेकंड जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सब क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, दूसरे सब क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि ट्रायंगल एपीआर और ट्रायंगल आरक्यूबी को सिमिलर प्रूव करना है बेटा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको कहना चाहूंगा इन ट्रायंगल एपीआर एंड ट्रायंगल आरक्यूबी, सबसे पहले तो हमको पता है कि ये दो एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कौन से? एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर
बी। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमने ऑलरेडी देखा है, फिर से लिखता हूं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दूसरा है कि एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, एंगल QBR। ये भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं बेटा 1 and 2 में, देखिए आप ध्यान से 1 and 2, ठीक। एंगल PAR जो ये वाला एंगल है, अल्टरनेट एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाए थे बेटा, ठीक। मान लीजिए उसको 1, 2 and 3 भी आप लिख सकते हो, रीजन 1, 2 and 3, ठीक। तीनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो हमने पाया था कि एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR, ठीक। अल्टरनेट एंगल्स थे और हमने प्रूव करके दिखाया था यहाँ पर। तो ये दो एंगल्स के पेयर्स कॉन्ग्रुएंट है, पाए जा रहे हैं। पहला पेयर था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, और दूसरा पेयर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी सब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया, जो है PAR कॉन्ग्रुएंट QBR, ठीक। और दिस इज हाउ, अगर आप दोनों ट्रायंगल में के दो पेयर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हो, इसका मतलब आप प्रूव करते हो कि ट्रायंगल APR should be congruent to triangle RQB by AA test of similarity, AA test of similarity से हम लोग प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल APR is similar to triangle, is similar बेटा, not congruent, I am sorry, is similar to triangle RQB, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए दो एंगल्स के पेयर चुने, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और AA टेस्ट की मदद से हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB, ठीक है बेटा। ये आपका थर्ड जो कहेंगे सेकेंड टाइप का सब क्वेश्चन का आंसर था, सेकेंड सब क्वेश्चन का आंसर था। इसमें हमको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना था, जो हमने प्रूव किया है बेटा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 में का थर्ड सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा। अब सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड सब क्वेश्चन। मैंने पूरे फिगर में से सिर्फ इतना हिस्सा आपको आइसोलेट करके निकाला है ताकि आपको बेटर समझ में आए बेटा। इसमें हमको एंगल RQB का वैल्यू निकालना है, मेजर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बेटा आप दोनों ट्रायंगल को ऑलरेडी समझ चुके हो, दोनों भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ठीक। तो मुझे कहिए, हमको पता है कि वी नो, ध्यान से देखिए, वी नो मेजर एंगल PAR should be equal to measure angle PRA, and both should be equal to 35 डिग्री। क्यों कहा बेटा मैंने ऐसा? सी, हमको पता है ऊपर वाले ट्रायंगल में AP is congruent to PR, ठीक। तो AP के सामने ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके अपोजिट दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के मुताबिक। ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूं। PAR किसको इक्वल है बेटा? PRA को। तो अगर PAR 35 है तो PRA भी कितना होना चाहिए बेटा? 35 ही होना चाहिए, ठीक। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अब ध्यान से देखिए, ऑल्सो आई कैन से, अब PRA, एंगल PRA इज इक्वल टू एंगल QRB एंड बोथ विल बी इक्वल टू 35 डिग्री। तो बेटा मैं कहना चाहूंगा कि ये वाला भी कितना होना चाहिए? 35 डिग्री। क्यों कहा बेटा? सी, ऊपर में ये दोनों एंगल्स क्यों कॉन्ग्रुएंट थे? क्योंकि उनके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। अब मैंने कहा कि PRA इज इक्वल टू QRB, ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो अगर एक 35 डिग्री है तो दूसरा वाला भी कितना होना चाहिए? 35 डिग्री, ठीक है बेटा। अब मैं बात करूंगा कि इन ट्रायंगल QRB अगर हम लोग बात करें तो हमको पता है कि QR और BQ एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो QR के अपोजिट एंगल कौन है? QBR, ठीक है बेटा। और QB के अपोजिट एंगल कौन है? QRB। तो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो
तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए बेटा, यानी कौन, तो मैं कहूंगा मेजर एंगल क्यू आर बी जो कि 35 था was equal to major angle QBR and therefore this also should be equal to 35 डिग्री। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। ये जो तीन पेयर मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी इनको हम लोग इक्वल प्रूव कर चुके हैं और इसीलिए इन सभी का मेजर कितना आया है 35 डिग्री, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब हमको बात करनी है सिर्फ इस ट्रायंगल की बेटा, कौन से, यहां पर है R, यहां पर है Q और यहां पर है B। बेटा इस एंगल को, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहां पर आइसोलेट करके निकाला है। ये 35 है, ये 35 है और हमको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूंगा कि इन ट्रायंगल क्यू आर बी, इन ट्रायंगल क्यू आर बी अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले मेजर एंगल क्यू आर बी प्लस मेजर एंगल क्यू बी आर प्लस मेजर एंगल आर क्यू बी, ये तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए बेटा 180 डिग्री। रीजन लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अब मुझे कहिए QRB कितना पाया गया 35 डिग्री, ये यहाँ पर QRB कितना है 35 प्लस QBR कितना पाया गया 35 डिग्री। ठीक, मेजर एंगल RQB तो हमको कैलकुलेट करना है एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, एंड देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा कि 70, 35 और 35 70 प्लस मेजर एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, एंड देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा कि मेजर एंगल RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री एंड मेजर एंगल RQB इज इक्वल टू, मेजर एंगल RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। दिस इज हाउ बेटा हमने आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन है बहुत ही सिंपल। ठीक, हमने सॉल्व किया आपका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं आई गेस फोर्थ क्वेश्चन बेटा। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ये थर्ड सब क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ एंड अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, लास्ट। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5। दिखने में अजीब है लेकिन है बहुत ही सिंपल बेटा, थोड़ा लेंथी है तो मुझे बोर्ड बार बार शायद इरेज करना पड़े, तो प्लीज सारे पॉइंट्स, सारे स्टेप्स अच्छे से नोट डाउन कर लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दिया गया है बेटा। सम को सॉल्व करने के पहले सबसे पहला जो चीज हमको CD का लेंथ निकालना है। ठीक, टू फाइंड में मैं क्या लिख रहा हूं, टू फाइंड लेंथ ऑफ CD। ठीक, ये हमको निकालना है बेटा, है ना। बट पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने जा रहे हैं। क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि जॉइन AC AE EB AC AE EB एंड BD। क्या करना है बेटा, आपको इनको ज्वाइन करना है। ठीक, ज्वाइन AC AE EB एंड BD, कुछ इस प्रकार से बेटा आप इसको ज्वाइन करने जा रहे हो बेटा। ठीक, और जो कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा था कि ज्वाइन AC AE EB एंड BD, तो हमने उनको ज्वाइन कर लिया है बेटा। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन मैं आपको कहना चाहूंगा वो कुछ इस प्रकार से कि आपको A से लेकर
डी पर एक परपेंडिकुलर निकालना है बेटा, ए से लेकर बीडी पर, या इस परपेंडिकुलर को आप नाम देने वाले हो एपी। ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन में मैंने सिर्फ आपको क्या कहा, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीडी such that B dash P dash D। क्या कहा बेटा मैंने, ध्यान से देखिए, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BD, AP परपेंडिकुलर टू BD हमको निकालना था, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BD। ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप है, AP हमने परपेंडिकुलर निकाला है किस पर, सेक BD पर, सच दैट B dash P dash D। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने हमारे क्वेश्चन का पूरा एक बेस फॉर्म कर लिया है, हमने कंस्ट्रक्शन को अच्छे से निकाल दिया है। ठीक, अब मैं आपको कहना चाहूंगा बेटा, वी नो, ध्यान से देखिए, अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रूफ है। ठीक, ध्यान से देखिए, प्रूफ कहने से अच्छा मैं इसको कहूंगा ये हमारा सॉल्यूशन है यहां से आगे। ठीक, वी नो, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि AC is perpendicular to CD, AC is perpendicular to CD। मैंने कहा AC is perpendicular to CD, और दूसरा मैं कह रहा हूं BC is perpendicular to DC, BC is BC नहीं BD is perpendicular to DC। क्या कहा बेटा, ध्यान से देखिए, पहले मैंने कहा AC is perpendicular to CD, ठीक, दूसरा मैंने कहा BD is perpendicular to CD या DC, जो भी कहोगे। ये दोनों क्यों मैंने ऐसा कहा बेटा, रीजन है टेंजेंट थ्योरम, रीजन है टेंजेंट थ्योरम। क्या रीजन है बेटा, टेंजेंट थ्योरम। AC is the radius, CD is the tangent। We know that tangent is perpendicular to the radius as per the tangent theorem, and so AC should be perpendicular to CD. Likewise, BD should also be perpendicular to DC। ये दो चीजें मैंने अपने सॉल्यूशन के पहले स्टेप में लिखी है, and therefore I can say that, बेटा ध्यान से देखिए, therefore I can say that angle ACD, मेजर एंगल ACD is equal to 90 डिग्री। टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ACD कितना होगा, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए बेटा, एंगल BDC या एंगल मेजर एंगल BDC भी कितना है, 90 डिग्री, रीजन सेम है, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है बेटा, अब अगर बात करो APD की, मैं कहूंगा मेजर एंगल APD इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। क्या कहा बेटा मैंने, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। क्यों फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है कि AP इज परपेंडिकुलर टू BD, यानी AP BD को यहां पर परपेंडिकुलर है, यानी APD ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ऑब्वियस है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। और अगर हम लोग बात करें therefore अगर हम लोग बात करें तो अब इस क्वाड्रिलैटरल को अगर आप देखते हो ACDP, इस क्वाड्रिलैटरल को अगर आप देखते हो तो यहां पर ये एंगल 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि रिमेनिंग एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। Therefore I can say angle CAP, major angle CAP should also be equal to 90 degree। रिमेनिंग एंगल था बेटा, ये कौन सा एंगल था, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल था। और अगर आप देखते हो, क्योंकि इस क्वाड्रिलैटरल के CAPD या ACDP कोई भी बोलिए, इस क्वाड्रिलैटरल को अगर आप देखते हो तो उसके चारों मेजर्स एंगल्स के मेजर्स 90 डिग्री है। एंड देयरफॉर बेटा मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो क्वाड्रिलैटरल अच्छे से लिखता हूं, क्वाड्रिलैटरल ACDP is a rectangle।
क्योंकि उसके चारों एंगल्स का मेजर 90 डिग्री आया है, तो क्वाड्रिलेटरल ACDP, क्वाड्रिलेटरल ACDP, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए। ये हमने प्रूव किया, और क्योंकि वो रेक्टेंगल होना चाहिए तो मैं कहूंगा कि CA वाला पार्ट जो है, CA का अपोजिट साइड कौन है, DP, CA शुड बी इक्वल टू DP एंड CD should be equal to AP, CD should be equal to AP। क्यों बेटा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, एंड देयरफॉर CA का अपोजिट साइड है DP एंड CD का अपोजिट साइड है AP। ये दोनों एक दूसरे को बेटा जरूर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। मान लीजिए बेटा मैंने इसको कहा है स्टेटमेंट नंबर 1। क्या कहा है, स्टेटमेंट नंबर 1। हमको पता है कि हमको CD निकालना है, नो डाउट, बट आई होप यहां तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे और स्पेस की जरूरत गिरेगी तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। हमने अभी देखा कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बेटा क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर देखो छोटे सर्कल का रेडियस तो वो है AC, और AC कितना होना चाहिए, या CA कितना होना चाहिए बेटा, CA होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन CA was equal to DP, CA was equal to DP। हमने स्टेटमेंट नंबर 1 में देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो CA का अपोजिट साइड कौन सा हिस्सा है, DP। देयरफॉर मैं कहना चाहूंगा CA is equal to DP is equal to 4 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 में क्या है, CA is equal to DP। अगर CA 4 सेंटीमीटर है तो DP वाला हिस्सा भी कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, CA 4 सेंटीमीटर क्यों हुआ बेटा, CA was the radius of smaller circle, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना कहा गया था, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला हिस्सा भी कितना होना चाहिए, DP तक 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब अगर बात करते हो बड़े सर्कल का रेडियस, तो बड़े सर्कल का रेडियस कौन है बेटा, BD है। नाउ अगर BD को अगर आप ध्यान से देखते हो, बड़े सर्कल का रेडियस है BD, और अगर BD को आप ध्यान से देखते हो तो BD is nothing but BP plus PD, रीजन B dash P dash D। ठीक है बेटा, बिटवीननेस के हिसाब से। अब BD यानी कौन है, BP plus PD। ठीक, अब मुझे कहिए BD was the radius of bigger circle, और रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितना है, 6। ठीक, BP हमारे पास नहीं है बेटा, BP के जगह पे BP, PD यानी DP हमने कैलकुलेट किया, अभी कैलकुलेट किया, कितना था बेटा 4, तो उसके जगह पे मैंने उसको पुट अप किया है। और अगर आप इसको रीअरेंज करते हो तो 6 - 4 इज इक्वल टू BP एंड देयरफॉर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BP। तो BP का लेंथ मुझे कितना मिलता है बेटा, 2 सेंटीमीटर, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। ठीक है बेटा, अगर अब मैं आपको AB की बात करूं, AB इज इक्वल टू AE प्लस EB। ठीक है बेटा, ये है A-E-B। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो कि AB जो सेगमेंट आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो 2 हिस्सों का बना है, एक AE और एक EB, अगेन बिटवीननेस के हिसाब से। ठीक, अब मुझे कहिए AB विल बी इक्वल टू AE। AE इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल बेटा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है, और AE कितना होना चाहिए, 4। अब EB को अगर आप देखो तो EB इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, और वो कितना था, 6, एंड देयरफॉर AB का वैल्यू मुझे कितना मिलता है बेटा, 10 सेंटीमीटर मिलता है, कितना, 10। और ये है मेरा स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक, ध्यान से देखिए, बिटवीननेस से मैंने
बीपीडी पर अप्लाई किया और वहां पे मुझे बीपी कितना मिल रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक, बिटवीन दिस मैंने एबी पर भी अप्लाई किया और एबी का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, ध्यान से देखिए, एबी का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है 10 सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है बेटा। अब मैं एक हिस्सा आपको निकाल कर दिखाना चाहूंगा, प्लीज इसको ध्यान से आप देखने का कोशिश करिए, आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए ये ए है, ये पी है और ये बी है बेटा। ठीक, इस हिस्से को मैंने आइसोलेट करके यहां पर निकाला है कैलकुलेट करके। अब ए बी जो मैंने कैलकुलेट किया था वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। दूसरा बीपी जो मैंने कैलकुलेट किया है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे कैलकुलेट, अब ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री क्यों लिया बेटा, क्योंकि हमको पता है AP वाज परपेंडिकुलर टू BD कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, और इसीलिए ये दोनों एंगल का मेजर कितना होना चाहिए, ये वाला भी 90 और उसके नीचे वाला हिस्सा भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब मैं इस पार्ट को इरेज करके फाइनल स्टेप में इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल APB, मेजर एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AP। कंस्ट्रक्शन के आधार पर मैं कहता हूं कि APB कितना था 90 डिग्री, बिकॉज AP BD को परपेंडिकुलर था, तो यह वाला एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। ठीक है बेटा, पाइथागोरस अप्लाई किया इस ट्रायंगल पे। अब AB मैंने जस्ट कैलकुलेट किया था, कितना था 10, AP हमको निकालना है फिलहाल, और BP यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 10 का स्क्वायर हुआ 100, AP स्क्वायर 2 का स्क्वायर हुआ 4। ठीक, अब बेटा 100 माइनस 4 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। 100 माइनस 4 होगा 96 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। ठीक, अब 96 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 6 इज इक्वल टू AP स्क्वायर। 16 6 96, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। बेटा यहां से अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको मिलेगा रूट ऑफ 16 इंटू 6 इज इक्वल टू AP स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा AP, 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल जाएगा, आगे बचेगा रूट 6 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू AP। ठीक है बेटा, लेकिन आप कहोगे सर हमको AP नहीं, हमको CD कैलकुलेट करना था। और अगर आप बेटा स्टेटमेंट नंबर 1 को ध्यान से देखते हो तो उस क्वाड्रिलैटरल में आपको पता चलेगा, बट मैं लिखता हूं बट AP इज इक्वल टू CD फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। बेटा ध्यान से देखिए, AP एंड CD वेयर द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये स्टेटमेंट 1 में था और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है। अब AP का वैल्यू कितना है बेटा 4 रूट 6, यानी therefore I can say that AP is equal to CD is equal to 4 रूट 6 सेंटीमीटर। और दिस इज हाउ हमने AP को कैलकुलेट किया। AP को कैलकुलेट किया उसी का मतलब है हमने CD को भी कैलकुलेट किया, और वो कितना है 4 रूट 6 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ यहां पर आपका प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से कंप्लीट होता है, खत्म होता है। आई होप फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी, सारी स्टेप्स अच्छे से समझ में आई होंगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आता है तो याद से उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कहिए कि आपको कैसे लगता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।